हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट सेकंड का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका क्या नाम होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट वाला इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग के मतलब को समझ लेते हैं। अगर आप हेडिंग के मतलब को समझ जाएं तो वहीं पे लगभग 20% चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से आप चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही होंगी, लेकिन इसी का दूसरा नाम लिखा है इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो आप इग्नोर वर्ड से परिचित हैं, उसी में क्या किया गया, एबल जोड़ दिया गया। मतलब इग्नोरेबल मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट जिसको हम क्या कर सकें, इग्नोर कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं या साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। मतलब अगर हम कोई सिस्टम लिख रहे हैं तो उसमें क्या हो, जो कोऑर्डिनेट हो उसको इग्नोर किया जा सके, या दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो एब्सेंट है तो उस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, या उसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ओके, अब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का जो यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं ये लगभग फिनिश होने वाला है। मुश्किल से 2 से 3 दिन में क्या होगा, आपका यूनिट सेकंड जो होगा फिनिश हो जाएगा। और साथ ही साथ जो क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी जल्द ही आपका फिनिश होने वाला है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों पेपर के पार्ट बी पर चलें, और पार्ट बी का मतलब मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको हम लोग स्टार्ट करें। क्लियर, तो आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस फिनिश करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपका सिलेबस फिनिश कराऊंगा नोट्स के साथ। हर एक टॉपिक आप देख रहे होंगे, आपको नोट्स बोर्ड पर लिखवा जाता है, तो बस आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक, आप नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप कहीं अगर टीचर हो जाते हैं और आपको पढ़ाना पड़े फिजिक्स BSc लेवल का, तो वहाँ भी आपको नोट्स काम आएगा। अगर आपके पास नोट्स हैं और आपको पढ़ाना है तो आपकी लगभग 50% से 60% चीज़ें क्या होती हैं, वहीं पे आसान हो जाती हैं, क्योंकि नोट्स बनाना सबसे कठिन काम होता है कि कैसे चीज़ों को छाटा जाए, कैसे अलग करके बनाया जाए। तो इस वजह से नोट्स को आप सीरियसली बनाते रहिए। क्लियर, अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आपको कहीं भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर, तो देखिए अब इसको समझने का कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यल को अगर हम मान लें कोई एक लाग्रेंजियन है जिसको इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, हाफ यम, ये क्या है, यक्स डॉट स्क्वायर, और फिर इधर क्या है, वाई डॉट स्क्वायर माइनस यम जी यक्स, ऐसे लिखे हुए हैं। क्लियर, ये क्या है, यल इक्वल टू हाफ यम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स। ठीक, एक मैंने लाग्रेंजियन लिख दिया है। अब इस लाग्रेंजियन को देखा जाए कि ये किस किस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको देखने पे ये पता चल रहा है कि जो ये लाग्रेंजियन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यल जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो गया, एक्स हो गया। फिर देखा जाए तो एक्स डॉट पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स डॉट देखिए आया है क्वेश्चन में। फिर क्या है, वाई डॉट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर वाई की बात की जाए तो वाई पे ये क्या हो रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन ने जो लाग्रेंजियन इक्वेशन है या जो लाग्रेंजियन है, इसमें क्या किया गया है, y को इग्नोर कर दिया गया है, और यही y जो होगा आपका क्या कहलाएगा, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। इसी y को हम क्या कहेंगे, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को जब लिखा गया तो उसमें y को इग्नोर कर दिया गया है। नो डाउट y डॉट यूज किया गया है, लेकिन y क्या आपका इग्नोर कर दिया गया है, y एब्सेंट है, दैट्स वाई y इज कॉल्ड इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, या इसी का दूसरा नाम क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कितना आसान ये कोऑर्डिनेट्स है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने समझाने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर किया, यल इक्वल टू हाफ यम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स। सपोज दिस इज टी एंड दिस इज ये भी, मानिए बस इतना भी, ये टी है और ये क्या भी है, तो ये क्या होगा, यल इक्वल टू टी माइनस भी। क्लियर, तो अगर देखा गया तो ये लाग्रेंजियन क्या हो रहा था, इस इक्वेशन को देखने में पता चल रहा था कि जो यल है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा था, एक्स डॉट पे डिपेंड कर रहा था, वाई डॉट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन वाई पे क्या हो रहा था, डिपेंड नहीं कर रहा था। दिस मीन्स दैट इन दिस इक्वेशन वाई इज एब्सेंट। ठीक, इसमें क्या वाई एब्सेंट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वाई क्या किया गया, इग्नोर किया गया। तो जब वाई को इग्नोर किया गया तो इसी वाई को हम क्या कहेंगे, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, या इसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्लियर, तो ये तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में एक एग्जांपल समझे हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर लाग्रेंजियन क्या है, हम लोग जानते हैं लाग्रेंजियन क्या होता है, क्यू डॉट पे और टी पे डिपेंड करता है। ठीक,
ये हम लोग पीछे लिख चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखोगे जो लाग्रेंजियन वगैरह हम लोग डिराइव किए हैं, तब शायद आपको समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर को सीरीज वाइज देखिए। जब सीरीज वाइज आप देखेंगे तो कोई भी नया टॉपिक होगा 20% वो अपने आप आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे वाला चीज़ आपको क्लियर होगा जिसको हम यूज करते हैं नए टॉपिक में। जैसे इसमें क्या कर रहे हैं, ये चीज़ यूज कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम लोग पीछे समझ चुके हैं। तो अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो वहीं क्या होगा, इसका 20% चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ तो जाएंगे, दिमाग में रख तो लेंगे, लेकिन कैसे क्या ये सब होता है, ये सब आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है। तो पढ़ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए, ताकि जो चीज़ें पढ़ें एक बार दिमाग में सेट हो जाए, बस एग्ज़ाम में उसको रिवाइज करके आप पेपर देने चले जाएँ। क्लियर। तो अब देखिए, मान ले रहे हैं कि यल क्या है, क्यू डॉट, और टी पे क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू स्टैंड्स फॉर Q1 Q2 डॉट 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 QK डॉट 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 Qn, ये सब हम लोग देख चुके हैं। क्यू डॉट के क्या स्टैंड करता है, क्यू डॉट का वैल्यू क्या है, Q1 डॉट, Q2 डॉट, Q3 डॉट 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 डॉट, और फिर QK डॉट 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 Qn डॉट, एंड टी इज़ द टाइम। तो ऐसा हो जाए कि जो यल हो वो क्या हो, उस पर डिपेंड ही ना करे। जैसे यहाँ पे यल क्या वाई पे डिपेंड नहीं किया है, वैसे ही ऐसा सिस्टम जिस पे यल क्या हो रहा हो, इस पर डिपेंड ही ना करे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही ना करे, तो उस टाइम जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, या इनको क्या कहते हैं, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक, मतलब यल क्या हो, बस क्यू डॉट पे डिपेंड करे और टाइम पे डिपेंड करे, और वो क्यू पर डिपेंड ना करे, तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को जिस पे क्यू यल डिपेंड नहीं कर रहा है, तो किस पे यल डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यू पे, तो ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे कि एग्जाम में अगर ये पूछता है तो क्या और कैसे लिख कर आना है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब एग्जाम में कैसे शुरुआत कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन का। क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट लाग्रेंजियन यल इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू। ठीक, जनरलाइज वेलोसिटी क्यू डॉट, अगर कोऑर्डिनेट क्यू है तो क्यू डॉट लिख सकते हैं, या अगर आपको जनरल फॉर्म में लिखने का मन करे तो यहाँ पे क्यू के, क्यू आई, क्यू जे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, मैं बताया था ना, आई जे के ये सब क्या है, डमी इंडिसेस हैं, तो आप कोई भी यूज करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मैं क्यू जे ले रहा हूँ, आपके बुक में क्यू के हो, आपके कॉलेज में क्यू आई पढ़ाया गया हो, तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई जे के ये जितने भी इंडिसेस हैं ऑल आर द डमी इंडिसेस। ओके, तो कोई कहीं यूज करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू लिख दिए, आप क्यू के भी लिख सकते हैं। क्लियर। जनरलाइज वेलोसिटी क्यू डॉट लिखें, आप क्यू के डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक, एंड टाइम टी, दैट इज यल इज द फंक्शन ऑफ क्यू डॉट टी। इतना चीज़ क्लियर। ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं, इसको पहले हम लोग एक बार डिफाइन कर लिए हैं, इसीलिए यहाँ क्या लिखे हैं, सिंस वी नो दैट। और जब एग्जाम में भी आएगा तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट, क्योंकि जब एग्जामिनर इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो उसको ये पता है, एग्जामिनर को ये पता है कि आपको लाग्रेंजियन का नॉलेज है, इस वजह से वी नो दैट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए, इसका मतलब यल क्या होगा, फंक्शन होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, जैसे एक्स का टाइम डेरिवेटिव क्या है, एक्स डॉट है, दूसरी तरीके इसका टाइम डेरिवेटिव क्या है, क्यू डॉट है, तो उसको जनरलाइज वेलोसिटी कहेंगे, जैसे एक्स डॉट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, तो कामा टी इसका क्या होगा, फंक्शन होगा, जहाँ पे बता देंगे वेयर क्यू स्टैंड्स फॉर, जहाँ क्यू स्टैंड्स कर रहा है, मतलब क्यू की वैल्यू क्या है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 QK डॉट 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 Qn। ठीक, मतलब 1 से n तक क्या है, ये नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर है चीज़। एंड Q डॉट स्टैंड्स फॉर, Q डॉट किसके लिए स्टैंड करेगा, तो Q1 डॉट, Q2 डॉट, Q3 डॉट 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 QK डॉट 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 Qn डॉट। ठीक, तो जहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डॉट लगा देंगे, इसके ऊपर बिंदी लगा लगा के लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। तो ये किसका वैल्यू होगा, आपका Q1 डॉट, Q2 डॉट, Q3 डॉट 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 QK डॉट 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 Qn डॉट। इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, अब ये जो वैल्यू है, Q का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिए और Q डॉट का वैल्यू उठा के पुट कर दिए, तो जो ये इक्वेशन है, इसको मैं, चलिए इसको फर्स्ट बना देता हूँ और इसको सेकंड कर दे रहा हूँ। ठीक, तो आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स एज, तब ये लिखिए, तब ज़्यादा क्लियर है। ठीक, तो लिख लेंगे देन इक्वेशन, इसको कैपिटल टी कर दे रहे हैं, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स एज, कैसा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, यल क्यू डॉट की जगह क्या लिखे हैं, ये
क्यू का वैल्यू लिख दिए हैं एन तक, एन नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग को अच्छा खासा नॉलेज है, हम लोग इस पर डेली लाइफ का एग्जाम्पल और फिजिक्स का एग्जाम्पल दोनों कर चुके हैं। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। फिर देखिए ये क्या है आपका Q1 डॉट, Q2 डॉट, Q3 डॉट, डॉट डॉट डॉट, Qk डॉट, डॉट डॉट डॉट, Qn डॉट। हम लोग क्या किए, Q डॉट की वैल्यू को पुट कर दिए Q डॉट की जगह और टाइम t को एज इट इज लिख दिए। ठीक, अब देखिए अगर इसको क्वेश्चन 2 बना लिए हैं, अब देखिए क्या लिखे, नाउ इफ द लाग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज नॉट फंक्शन ऑफ अ गिवन कोऑर्डिनेट क्यू के। अब इसमें से एक कोई कोऑर्डिनेट ले लिए क्यू के, या जहाँ के का वैल्यू क्या है, जैसे मान लीजिए 100 पार्टिकल है, 100 पार्टिकल है, n इक्वल टू 100 होगा, तो क्यू के क्या हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, 10वां, 20वां, 21वां, 25वां, 26वां, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो क्यू के जनरली हम क्या किए हैं, कुछ में से टांग लिए हैं। ठीक, तो क्यू के का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, मतलब के का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 1 से लेकर n तक वेरी करेगा जितने सिस्टम में पार्टिकल्स होंगे। ठीक, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरल केस की बात करते हैं, स्पेसिफिक केस की बात करते हैं। तो क्यू के क्या है कि स्पेसिफिक केस है जिसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये 1 से लेके n तक में कोई हो सकता है। क्लियर है चीज़, तो क्यू के उठा लिए हैं, तो क्या लिखे, नाउ इफ द लाग्रेंजियन ऑफ सिस्टम इज नॉट फंक्शन ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट क्यू के, कामा इज सेड टू बी साइक्लिक और आर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। अगर क्या हो, लाग्रेंजियन जो है क्या हो, किसी एक गिवन कोऑर्डिनेट क्यू के का क्या हो, फंक्शन ना हो, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जो ये क्यू के कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। ठीक, साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इसके नीचे जो लिखना मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, ठीक, इसके नीचे लिखिएगा इन सच केस, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो अगर ये क्या हो रहा है, यल जो है क्यू के पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इन सच केस कर्ली यल ओवर कर्ली क्यू के जो होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, बिकॉज यल इज नॉट फंक्शन ऑफ क्यू के। यल क्या है, फंक्शन नहीं क्यू के का। यही क्या आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन है। ठीक, तो अगर आप एग्जाम में चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ से आपको लिखना होगा तो नाउ न लिखिएगा। ठीक, बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी स्टार्ट करके बस 2 लाइन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, या मान लीजिए थोड़ा 2 नंबर में पूछता है तो क्या करेंगे, पूरा ऐसे लिख देंगे तो बेटर होगा। ठीक, इस वजह से आगे थोड़ा सा स्टेप में बढ़ा दिया हूँ। क्लियर, तो अगर एग्जाम में यहाँ से लिखना होगा तो नाउ हटा दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि द लाग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज नॉट फंक्शन ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट क्यू के, कामा इज सेड टू बी साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। तो उस टाइम पे क्यू के क्या कहलाता है, क्यू के को इग्नोर किया गया, इसलिए इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट या साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक, तो जब इग्नोर किया गया इसका मतलब यल क्यू के का फंक्शन नहीं है, तो कर्ली यल ओवर कर्ली क्यू के, मतलब क्यू के एक्सपेरिमेंट जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, यही क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन है। ठीक, और इस कंडीशन हम लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स एच। इस कंडीशन में इक्वेशन 2 कर, अब आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे, और वही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम एग्जाम्पल समझेंगे, और इसी एग्जाम्पल में नाम दे दिए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये पहला एग्जाम्पल है। ठीक, इसमें देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसको देखा जाएगा किसके हेल्प से, लाग्रेंजियन के हेल्प से। बाकी आप इंटर में, 9th में, बीएससी फर्स्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, या आप ये कह सकते हैं लाग्रेंजियन के हेल्प से हम लोग समझेंगे इसको। क्लियर, ठीक, और इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग इसका देखेंगे अगले वीडियो में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद क्या होगा, जो कंजर्वेशन लॉ करके आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट तो फिनिश हो ही गया है। ठीक, तो अब देखिए कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे लाग्रेंजियन यल ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज गिवन बाय, तो जो लाग्रेंजियन यल होगा फ्री पार्टिकल का वो कैसे दिया जाता है, यल इक्वल टू टी माइनस वी लिखते हैं, जहाँ टी क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और वी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, तो फिर आगे लिखेंगे, चूंकि पार्टिकल फ्री है, लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी टी ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आप पढ़े हैं, हाफ एम वी स्क्वायर पढ़े हैं,
तो v स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू के डॉट लिख सकते हैं। इसी v को हम क्या लिखते हैं, v को x डॉट लिखते हैं, x डॉट स्क्वायर ऐसे पढ़े हैं, ठीक। तो अब इस x डॉट को हम जगह हम क्या करना है, जनरलाइज क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे, क्यू के जनरलाइज क्वांटिटी है तो क्यू के डॉट क्या हो जाएगा, जनरलाइज वेलोसिटी हो जाएगा, तो क्यू के डॉट का स्क्वायर यूज कर लेंगे, ठीक। तो हाफ m क्यू के डॉट स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, ठीक। अब फिर देखिए लिखेंगे वेयर क्यू के इज इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट, जहाँ पे क्यू के क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक, और क्यू के डॉट्स क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी है, क्लियर। अब देखिए लिखेंगे बीइंग अ फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल का केस हम कंसिडर किए हैं, चूंकि फ्री पार्टिकल का केस जो होता है सबसे आसान होता है एक्सप्लेन करना, इस वजह से फ्री पार्टिकल का केस लिए हैं, ठीक, क्योंकि कोई फोर्स वगैरह इस पर लगेगा नहीं, फ्री पार्टिकल है, फ्री जब है तो फोर्स उस पर लगने वाला नहीं है, तो क्या होगा, हमारे लिए आसान होता है उसको डिस्कस करना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे बीइंग अ फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल होने के नाते जो पार्टिकल हम कंसिडर किए हैं स्टडी के अपने, उसको फ्री होने के नाते, उसके फ्री होने के कारण नो फोर्स इज एक्टिंग, कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने में आसानी होगा। फोर्स इज एक्टिंग कामा इट मीन्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अब जो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़े होंगे फ्री पार्टिकल के केस में क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, मतलब कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इस v के और t के वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 4 इसको कह दे रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 3 तक हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं, ठीक। अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखने का अगर पूछ दे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा और 1 2 3 करके नंबरिंग आप स्टार्ट करिएगा तब यहाँ से, ठीक। अभी हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट पढ़े, वहाँ 3 तक गए थे, इस वजह से 4 से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इतना तो समझदार आप हैं कि नंबरिंग को आप देख के एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे कहीं गलती भी हो जाता है नंबरिंग को लिखने में, तो आप भी उसको नोट्स बनाते टाइम देख लीजिएगा, वैसे कोशिश करता हूँ कहीं गलत ना हो, ठीक। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ टी, मतलब टी बोले तो काइनेटिक एनर्जी एंड वी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड वी इन इक्वेशन 4 कामा वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए अगर आप यहाँ शुरू करते तो क्या लिखते हैं, यूजिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड वी इन इक्वेशन फर्स्ट। एग्जाम में अगर ये पूछ दे डायरेक्ट यहाँ शुरू करना पड़ेगा, तो वहाँ डायरेक्ट 4 तो उतार नहीं देंगे, वहाँ इक्वेशन ऑफ 4 तो डायरेक्ट उतारेंगे नहीं, तो इस वजह से उसको फर्स्ट बनाना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक। टी का वैल्यू देखिए हम लोग क्या निकाले थे, अभी यहाँ साइड में लिखे थे, आपको दिखा होगा हाफ एम क्यू के डॉट स्क्वायर, और भी का वैल्यू क्या है, लड्डू है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, उठा के पुट करेंगे, और जो इक्वेशन 4 था हम लोग का क्या था, एल इक्वल टू टी माइनस बी था, ये इक्वेशन 4 था। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी के जगह क्या यूज करेंगे, हाफ एम क्यू के डॉट स्क्वायर, और भी के जगह क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो यल होगा क्या होगा आपका, हाफ एम क्यू के डॉट स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, जल्दी नोट करिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन 5 तो हो गया, अब लिखेंगे कि इन दिस केस टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू के इज अपियरिंग इन एल। अब इस केस में क्या है, जो क्यू के का टाइम डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ क्या है, क्यू के डॉट है, वो तो अपियर हो रहा है, वो तो है, बट क्यू के इटसेल्फ, लेकिन क्यू के खुद क्या है, डज नॉट अपियर इन एल एक्सप्लिसिटली, ठीक। लेकिन क्या है, जो क्यू के है वो डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली, मतलब आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली क्यू के इसमें क्या है, प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्यू एल जो है क्यू के का एक्सप्लिट फंक्शन नहीं है। बात समझ रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखेंगे इसके आगे, इन दिस केस टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू के इज अपियरिंग इन एल। इस केस में क्यू के का टाइम डेरिवेटिव तो अपियर है, बट क्यू के इटसेल्फ डज नॉट अपियर, लेकिन क्यू के खुद क्या इसमें अपियर नहीं है इन एल, ठीक, डज नॉट अपियर इन एल एक्सप्लिसिटली, ठीक। तो ये क्या है, क्यू के अगर डायरेक्ट इसमें नहीं है तो इसका मतलब अब क्यू के क्या होगा, हम लोग का जनरल साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो क्या कर सकते हैं, सो क्यू के विल बी कंसीडर्ड एज साइक्लिक ओवरऑल
इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक, यही तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे ना साइक्लिक कोऑर्डिनेट का, कि अगर यल क्या हो रहा है जिस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब यल जिस कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स होगा। तो इक्वेशन 5 को देख के हमको पता चल रहा है कि यल जो है क्यू के डॉट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्सप्लिसिटली अगर देखा जाए तो यल जो है क्यू के पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सप्लिसिटली मतलब आप इस तरह समझिए, डायरेक्टली क्यू के पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक, इसका मतलब आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, डायरेक्टली ये क्यू के पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन क्यू के डॉट पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, क्यू के एब्सेंट है, क्यू के को इग्नोर किया गया है, दैट्स वाई क्यू के इज कॉल्ड इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स या साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो अब देखिए, अब हम कहेंगे कि फ्रॉम, अब आगे हमको क्या करना है, इसको और सॉल्व करना है, थोड़ा इसके रिजल्ट पे चलना है। ठीक, तो आगे फिर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, उसके लिए हमको चलना है। तो आगे फिर इक्वेशन लिख रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम लाग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव। अब लाग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से ये कंजर्वेटिव सिस्टम का हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का बात कर रहे हैं ना, तो सिस्टम कैसा रहेगा हम लोग का, कंजर्वेटिव रहेगा। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे लाग्रेंजियन, वो क्या होगा, कंजर्वेटिव सिस्टम वाला मोशन होगा। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको यहाँ तक आप जल्दी नोट करिए। अब देखिए, इसके आगे हम लोग को क्या लिखना है, अभी हम लोग डिफाइन किए हैं कि जो क्यू के है वो आपका क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है। ठीक, तो लिखेंगे सिंस क्यू के साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स देन कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के विल बी 0। ये वैनिश हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेट डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि अगर यल क्यू के का फंक्शन ही नहीं है तो यल का क्यू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ये तो ऑब्वियस है। तो सो वी हैव, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट। ठीक, थोड़ा यहाँ मैं सही से लिख देता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ कर्ली यल ओवर कर्ली क्यू के डॉट इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, ये टर्म्स क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 बन गया, और ये टर्म पूरा आपका 0, बिकॉज क्यू के इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, दैट्स वाई कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के विल वैनिश। ओके, तो अब देखिए इक्वेशन 4 हम लोग देखे थे, यल इक्वल टू टी माइनस बी, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव यल इक्वल टू टी माइनस बी। तो अब देखिए यल क्या है, हाफ यम क्यू के डॉट स्क्वायर, अभी हम लोग निकाले थे टी का वैल्यू, माइनस वी क्या होता है, बस पोजीशन का क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक, वी क्या होगा, बस क्यू के का फंक्शन होगा। तो अब हमको इक्वेशन नंबर 6 में इसका वैल्यू पुट करना है, तो उसके वजह से फिर हम इक्वेशन नंबर 4 को रिकॉल किए हैं। ठीक, तो इक्वेशन 4 को रिकॉल करने का मकसद क्या है कि ये वैल्यू हमको किसी तरीके से फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यल इक्वल टू टी माइनस वी था, तो टी के वैल्यू पुट किए और वी क्यू के लिखे हैं। ठीक, तो अब देखिए कर्ली ओवर कर्ली क्यू के क्या हो जाएगा, हाफ यम टू क्यू के डॉट हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, भी तो क्यू के का फंक्शन है ना, तो भी अगर क्यू के का फंक्शन है तो क्या होगा, उसका कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू के का फंक्शन है और क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये मैं फिर से इसलिए लाया हूँ क्योंकि पीछे आप देखेंगे इसको 0 पुट कर दिया था, लेकिन यहाँ इस वजह से इसको दोबारा रिकॉल कर दिया कि अगर आप कोई दूसरा भी सिस्टम मानेंगे तो भी क्यू के का सिस्टम, क्यू के का फंक्शन होगा, तो वहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा। जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक सिस्टम के लिए क्या हो, 0 हो, ये तो नहीं जरूरी है हर एक सिस्टम के लिए भी 0 हो, ये तो फ्री सिस्टम माने थे। तो इस वजह से इस पॉइंट को भी इक्वल टू 0 ना लिख के ये आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में कोई दूसरा सिस्टम अगर आप मानते हैं तो आप इसको आपको 0 नहीं पुट करना, ऐसे लेकर आना है और डिफ्रेंशिएशन यहाँ करके तब 0 पुट कर देना है। ठीक, तो अब इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ तक हम लोग आ गए। आप अगर चाहते हैं तो -0, या हम लोग देखे थे इक्वेशन ऑफ 5 देखे थे, वहाँ डायरेक्ट यही वैल्यू आया था, तो आप डायरेक्ट उसको भी यूज कर सकते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा हूँ बस आपको याद दिलाने के लिए कि अगर आप क्या करते हैं, फ्री पार्टिकल वाले सिस्टम जगह कोई दूसरा पार्टिकल्स मानते हैं जिसमें फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट वगैरह है, तो उसमें क्या होगा, या जिसमें फोर्स वगैरह एक्ट कर रहा है तो उसमें वीके का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वो वैल्यू क्या होगा, क्यू के टर्म में होगा, बिकॉज वी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, तब भी क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन 0 होगा। ओके, शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यम क्यू के डॉट हो गया। अब देखिए आप लोग पढ़े हुए हैं लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू क्या है, एम भी होता है, इसी भी को हम क्या लिख सकते हैं, यम एक्स डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक,
अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यम क्यू के एक्स की जगह क्यू के डॉट लिख सकते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या है, जब इधर ये लिखे हैं यम क्यू के डॉट, अगर यम क्यू के लिख रहे हैं तब तो P है, स्पेसिफिक किसी के लिए बात करते रहे हैं। तो जैसे इसको x के लिए लिखे हैं तो पी एक्स लिख सकते हैं ना, कि x कंपोनेंट का मोमेंटम का x कंपोनेंट, लीनियर मोमेंटम का x कंपोनेंट। तो ऐसे अगर x की जगह हम q यूज कर रहे हैं, q में क्या है, Q1 Q2 Q सब है, तो इसको यम क्यू के डॉट को P लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम यम क्यू के डॉट करते हैं, यहाँ क्यू सफिक्स में लगा देते हैं, यहाँ पी के लगाना पड़ेगा। तो यही पी के क्या होगा, आपका मोमेंटम होगा। बात समझिएगा, पी इक्वल टू एम भी होता है, तो जनरल केस है। अगर भी को एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख रहे हैं तो एक्स डॉट हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी को एक्स डॉट लिख सकते हैं, वही वेलोसिटी होता है। तो ये क्या बताएगा, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, तो पी एक्स इक्वल टू एम एक्स डॉट। अब देखिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट टर्म लिखें तो एक्स जगह क्यू यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू डॉट, तो एम क्यू डॉट ये पी के बराबर होगा। ठीक, तो जनरल है। इस क्यू डॉट में क्या है, Q1 डॉट, Q2 डॉट, Q के डॉट सब कुछ समाहित है। लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक केस निकाल कर लिख दें, Q के डॉट लिख दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पी के लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसका अलावा इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ली एल ओवर कर्ली Q के डॉट को क्या लिख सकते हैं, पी के लिख सकते हैं। ठीक, और यही पी के आपका क्या होता है, यही पी के जो होगा आपका क्या होगा, जनरलाइज्ड क्या होता है, दिस पी के इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम। ओके, तो पहले आप यहाँ तक लिखिए। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 7 हम लोग बना दिए। अब क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 कामा भी है। तो इक्वेशन 6 में 7 को यूज करेंगे, मतलब कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट के वैल्यू को ले आकर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 6 में इक्वेशन 7 की हेल्प से। तो क्या मिलेगा, डी बाई डी टी आप पी के इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी वैल्यू का अगर टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो 0 है, इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है। किसी भी क्वांटिटी का अगर टाइम डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या स्थिर है, कांस्टेंट है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पी के इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, ये बताएगा कि दस इफ क्यू के साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन इट्स कंजुगेट मोमेंटम पी के रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर क्यू के क्या है, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो जो उसका कंजुगेट मोमेंटम होगा, कंजुगेट मोमेंटम बोले तो आप इसको कह सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा, इस कंजुगेट को आप करस्पॉन्डिंग भी कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हैं। क्या कहेंगे कि अगर क्यू के साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम पी के होगा तो क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, रिमेन्स कंजर्व, वो क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक, ORR हम ये भी कह सकते हैं कि जनरलाइज मोमेंटम कंजुगेट टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व। ठीक, ये क्या है, पी के आपका जनरलाइज मोमेंटम इसको कहेंगे, अभी बताऊंगा कि उसको जनरलाइज मोमेंटम कहा जा रहा है। इस पी के को हम जनरलाइज मोमेंटम कहेंगे। तो ये जनरलाइज मोमेंटम क्या है, कंजुगेट टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट या कंजुगेट मतलब करस्पॉन्डिंग टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर लिए, लिखेंगे हेंस प्रूव्स द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। अतः हम लोग प्रूव कर लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये होगा, मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उसको हम लोग प्रूव कर लिए। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि इस पी को क्यों हम लोग जनरलाइज मोमेंटम कर रहे हैं। तो देखिए पिछले चैप्टर में आप पढ़े हैं पी के इक्वल टू क्या होता है, कर्ली टू ओवर कर्ली क्यू के डॉट होता है। ये हम लोग जनरलाइज इक्वेशन का क्या पढ़े थे, वैल्यू पढ़े थे, जनरलाइज मोमेंटम का वैल्यू पढ़े थे, और इसके बराबर और भी कुछ क्वांटिटीज़ थी। अगर आप मेरा जनरलाइज मोमेंटम वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, ना देखे हो जाके एक बार उसको आप देखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो पी के है वो कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू के डॉट के बराबर है, फिर भी इसको हम जनरलाइज मोमेंटम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप साफ साफ यहाँ पे देखिए, अगर यल इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू के डॉट, यल इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस भी होता है ना, टी माइनस भी होता है। ठीक, और ये क्या है, पी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, भी जो है आपका 0 है। इसका मतलब यल इक्वल टू टी भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे यल इक्वल टू टी लिखेंगे तो क्या होगा, जनरलाइज मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें यल क्या है, टी के बराबर है, क्योंकि यल केवल काइनेटिक एनर्जी पे देखिए डिपेंड करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करने वाला है, क्योंकि क्यू के आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो कर्ली यल ओवर कर्ली क्यू के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यल जो होगा सर्वा क्या होगा, क्यू के डॉट पर ही डिपेंड करेगा। और क्यू के डॉट किस में, काइनेटिक एनर्जी में है।
क्लियर? तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ L इक्वल टू टी माइनस बी होता है, फ्री पार्टिकल का केस पढ़ रहे हैं तो V0 इसका नाम L इक्वल टू टी लिखिए, चाहे मतलब आप चाहे L लिखिए चाहे L इक्वल टू टी लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे जो L है वो T के बराबर है, इसलिए पी के को हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज मोमेंटम कर रहे हैं, क्योंकि कर्ली टी ओवर कर्ली क्यू के डॉट क्या कहलाता है, जनरलाइज मोमेंटम कराता है। तो L T के बराबर है, इस वजह से जनरलाइज मोमेंटम इसको कर रहे हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक, आगे हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए एग्जाम्पल के साथ, साइक्लिक कोऑर्डिनेट के एक नए एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।